Hello दोस्तों, welcome back to my channel Griffin Unlocker for the 6th adventure of the man with the twisted lip. Let's move on to the video. ईसा व्हिटनी, जो कि स्वर्गीय इलियास एलियास व्हिटनी के भाई और थियोलॉजिकल कॉलेज ऑफ सेंट जॉर्ज में प्रिंसिपल थे, उन्हें अफीम की बहुत ज्यादा लत थी। मुझे लगता है कि ये लत उन्हें किसी बेवकूफ़ी में लगी होगी। जब वह कॉलेज में थे तब उन्होंने डी क्विंसी के सपनों और एहसास के बारे में पढ़ा, तो उसी असर को पैदा करने के लिए उनकी नड़ल करने की कोशिश में अफीम के नशे में डूब गए। जैसे कि बाकी लोगों के साथ हुआ है, ये आदत बड़ी आसानी से लग तो जाती है, पर इसे छोड़ना बेहद मुश्किल है। इस बात का उन्हें भी एहसास हो गया था और कई सालों तक वो इसके गुलाम बने रहे। दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके लिए डर भी लगता था और उन पर दया भी आती थी। अब जब मैं उन्हें देख रहा हूं तो मुझे पीले बुझे हुए चेहरे, झुकी हुई पलकें और बाहर आई हुई आंख की पुतलियों से देखता हुआ कुर्सी पर सिमटकर बैठा एक बर्बाद और तबाह रईस दिखाई दे रहा है। जून 89 फीट की एक रात मेरे घर के दरवाजे की घंटी बजी, लगभग उस वक्त जब आदमी अपनी पहली जम्हाई लेकर घड़ी की ओर देखता है। मैं कुर्सी पर सीधा बैठ गया और मेरी पत्नी ने सुई धागा अपनी गोद में नीचे रख लिया और मुंह बनाकर कहा, कोई मरीज होगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा। मैंने भी आह भरी, क्योंकि मैं दिन भर से थक हार कर अभी अभी घर आया था। हमारा दरवाजा खुला, जल्दी जल्दी कुछ बोलते हुए लिनोलियम पर तेजी से किसी के चलने की आवाज आई। हमारा दरवाजा तेजी से खुला और काले कपड़े पहने, चेहरे पर नहाब लगाए एक औरत अंदर आई। इतनी रात में आने के लिए मुझे माफ करना। फिर अचानक अपना आपा खोकर वह आगे बढ़ी और मेरी पत्नी के गले से लगकर रोने लगी। ओह, मैं बहुत मुसीबत में हूं, वह रोते हुए बोली, मुझे सच में मदद चाहिए। मेरी वाइफ ने उसका नहाब उठाते हुए कहा, अरे ये तो केट व्हिटनी है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था केट। जब तुम अंदर आई तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं सीधे आपके पास आ गई। हमेशा ऐसा ही होता था। जो लोग मुश्किल में होते थे, मेरी वाइफ के पास ठीक वैसे ही आ जाते थे जैसे एक लाइट हाउस के पास पक्षी आते हैं। अच्छा किया तुम यहां आ गई। अब तुम थोड़ी वाइन और पानी लो और आराम से बैठकर हमें सब कुछ बताओ। अगर तुम चाहो तो मैं जेम्स को सोने के लिए भेज दूं। अरे नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर की सलाह और मदद भी चाहिए। ये ईसा के बारे में है। वह 2 दिनों से घर नहीं आया है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। ऐसा पहली बार नहीं था कि उसने हमसे अपने पति की मुश्किल के बारे में बात की हो, मुझसे एक डॉक्टर के नाते और मेरी वाइफ से एक बेस्ट फ्रेंड के नाते। हमने उसे दिलासा देने के लिए कुछ शब्द कहे। क्या उसे पता था कि उसका पति कहाँ है? क्या यह मुमकिन था कि हम उसे वापस ला सकते हैं? शायद ये मुमकिन था। उसके पास पक्की खबर थी कि कुछ दिन से उसका पति जब भी उसे तलब लगती तो शहर के बाहर ईस्ट में एक अफीम खाने में जाने लगा था। उसका नशा एक दिन तक ही रहता था और शाम होने तक वह गिरते पड़ते नशे की हालत में घर लौट आता था। पर इस बार 48 घंटे हो गए थे और इसमें कोई शक नहीं था कि वो घाट के बेकार हिस्से में पड़ा इस जहर का कश ले रहा होगा या नशे में धुत पड़ा होगा। केट को यकीन था कि उसका पति वहीं स्वंदम लेन में बार ऑफ गोल्ड में मिलेगा। पर वह क्या कर सकती थी? एक घबराई हुई कम उम्र की औरत कैसे ऐसी जगह में जाकर उन नशेड़ियों के बीच से अपने पति को छुड़ा कर लाती? तो बात बस यही थी और इसका एक रास्ता था। क्या मैं उसके साथ उस जगह पर नहीं जा सकता था? फिर दूसरा विचार आया कि उसने आने की जरूरत ही क्या है। मैं ईसा का डॉक्टर था और इस तरह मेरा कुछ कहने का अधिकार था। अगर मैं अकेला जाऊंगा तो अच्छे से चीजें संभाल लूंगा। मैंने केट से वादा किया कि अगर ईसा वहां है जहां उसने बताया है तो 2 घंटे के अंदर मैं उसे घर भेज दूंगा। और इस तरह 10 मिनट बाद मैं अपनी कुर्सी और बैठक को छोड़कर एक बग्गी से शहर के पूर्वी दिशा की ओर बढ़ रहा था। एक अजीब से काम के लिए, और ये काम आगे इतना अजीब होगा ये तो सिर्फ वक्त ही बता सकता था। मेरे इस एडवेंचर की शुरुआत में कोई परेशानी नहीं हुई। स्वंदम लेन बंदरगाह के पीछे नदी के उत्तरी दिशा और लंदन ब्रिज के पूर्वी तरफ एक गंदी सी गली है। शराब के ठेकों के पास ऊंची सीढ़ियों से नीचे उतरने पर एक अंधेरी गुफा जैसी वो जगह थी जिसकी तलाश में मैं था। मैंने बग्गी वाले को नीचे रुकने के लिए कहा और नशेड़ियों के कदमों से घिसी हुई सीढ़ियों से नीचे उतरा। एक दिए की मंद रोशनी की मदद से कुंडी खोलकर मैं कमरे में दाखिल हुआ जो अफीम के भूरे धुएं से भरा हुआ था। ऊपर लकड़ी के फट्टों से बने बर्थ थे जैसे किसी विदेशी जहाज में होते हैं। उस धुंधली सी रोशनी में मुझे टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए, गिरे पड़े शरीर, झुके हुए कंधे, घुटने मुड़े हुए, सिर पीछे की ओर लुढ़का हुआ कहीं कहीं दिखाई दे रही थी।
एक आध लोगों की नजर नए आने वाले पर भी पड़ जाती थी। उन काले सायों के बीच छोटी लाल बत्तियां चमक रही थीं, अभी चमकती और फिर फीकी पड़ जाती, बिल्कुल उस जहर की तरह जो मेटल पाइप के कटोरों में बढ़ता और कम होता जा रहा था। उनमें से ज्यादातर चुपचाप पड़े थे, कुछ खुद ही बड़बड़ा रहे थे और कहीं कोई जोर जोर से बोलता, कहीं चुप हो जाता। सब अपने ख्यालों में गुम थे और अपने पास वाले की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। दूर एक कोने में कोयले की अंगीठी के पास एक लंबा पतला बूढ़ा सा आदमी बैठा था, जिसका जबड़ा उसकी दोनों मुट्ठियों पर टिका हुआ था और उसकी कोहनियों उसके घुटनों पर टिकी हुई थी और वह आग की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। जब मैं अंदर घुसा तो एक अटेंडेंट मेरी तरफ चिलम लेकर आया और एक खाली बर्थ की तरफ बैठने का इशारा किया। शुक्रिया, लेकिन मैं यहां रुकने नहीं आया। मेरे एक दोस्त यहां हैं, मिस्टर इसा व्हिटनी, मुझे उनसे मिलना है, मैंने कहा। मेरी राइट साइड कोई हिला और धुएं में से देखते हुए मुझे व्हिटनी नजर आया। बाल बिखरे हुए, थका हुआ और मुरझाए हुए चेहरे से मेरी ओर देखता हुआ वो काफी कमजोर लग रहा था। हे भगवान वॉटसन! वो बहुत ही दयनीय हालत में था। ईसा ने पूछा, वॉटसन, क्या टाइम हुआ होगा? 11 बजे हैं, मैंने कहा। दिन कौन सा है? ईसा ने पूछा। 19 जून शुक्रवार है, मैंने जवाब दिया। ईसा ने कहा, हे भगवान, मुझे लगा आज बुधवार है। आज बुधवार ही है, क्यों मुझे डराना चाहते हो? वो चेहरे को हाथों में छुपाकर रोने लगा। आज शुक्रवार ही है, तुम्हारी वाइफ 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैंने कहा। ईसा ने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, पर तुम्हें गलतफहमी हुई है वॉटसन, मैं तो बस यहां कुछ घंटे से हूं। बस 3 चिलम पी थी या 4, मुझे कुछ याद नहीं, पर मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। ईसा ने कहा, बेचारी केट, मैं उसे डराना नहीं चाहता, मुझे हाथ देना जरा, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? मैंने कहा, हाँ नीचे है, तो मैं वहीं ले लूंगा, पर पहले पता करो कि मुझे कितने पैसे देने हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ईसा ने कहा। मैं दोनों तरफ सोते हुए लोगों के बीच पतली सी जगह से होता हुआ, धुएं की गंध से बचने के लिए सांस को दबाए, अफीम के धुंधले धुएं को चीरता हुआ मैनेजर को ढूंढने लगा। मैं अंगीठी के पास बैठे लंबे आदमी के पास से गुजरा ही था कि मेरी शर्ट को किसी ने धीरे से खींचा और फुसफुसाकर कहा, आगे चलते जाओ, फिर मेरे बगल से निकलना, उसके बाद मुड़कर मेरी तरफ देखना। मुझे ये शब्द बिल्कुल साफ सुनाई दिए। मैंने नीचे देखा। उस बूढ़े आदमी के सिवा और कोई ये शब्द नहीं कह सकता था, पर वो तो बिल्कुल ही अपनी दुनिया में गुम था। पतला सा झुर्रियों वाला मुरझाया सा चेहरा बुढ़ापे से बिल्कुल झुका हुआ, जिसके घुटनों के बीच चिलम लटक रही थी, जैसे वो उसकी थकी हुई उंगलियों से दूध ब खुद गिर गया हो। मैंने 2 कदम आगे बढ़ाया और पीछे मुड़कर देखा। मैं हैरानी और रुचि के मारे चीख ही पड़ता और उसे रोकने के लिए मुझे खुद को बहुत कंट्रोल करना पड़ा। उसने अपनी पीठ घुमा ली थी ताकि मेरे अलावा उसे और कोई ना देख सके। उसका शरीर भर गया था, चेहरे की झुर्रियां गायब हो गई थी, मुरझाई आंखों में चमक थी। अंगीठी के किनारे बैठा शख्स और कोई नहीं, मेरा दोस्त शर्लॉक होम्स था। मेरी हैरानी पर मुस्कुराता हुआ उसने मुझे अपने पास आने का हल्का सा इशारा किया और फिर तुरंत अपना मुंह फेर लिया और दोबारा मुरझाया हुआ नशे से धुत बूढ़े की तरह बैठ गया। होम्स, मैं फुसफुसाया, तुम यहां क्या कर रहे हो? होम्स ने कहा, जितना हो सके धीरे बोलो, मेरे कान बहुत तेज हैं। अगर तुम अपने नशेड़ी दोस्त को घर भेज सको तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहूंगा। नीचे बग्गी इंतजार कर रही है। इसे अकेला भेज दो, ये इस हालत में नहीं है कि कुछ और गड़बड़ कर सके, और गाड़ी वाले को एक मैसेज अपनी वाइफ के लिए दे दो। शर्लॉक की किसी भी रिक्वेस्ट को इनकार करना बेहद मुश्किल था। उसका कहना ही इतने अधिकार से होता था जैसे कि आदेश हो। कुछ ही मिनटों में मैंने वाइफ के लिए लेटर देकर व्हिटनी का बिल अदा किया और उसे बग्गी में बैठाकर घर भेज दिया। थोड़ी ही देर में एक कमजोर सा आदमी अफीम खाने से निकला। 2 गलियों तक वह आदमी झुककर घिसटकर लंगड़ाते हुए चलता रहा, फिर उसने पीछे देखा, कमर को सीधा किया और जोर से हंस पड़ा। तुम्हें लगा होगा वॉटसन कि मैंने एक अपनी बुरी आदतों के साथ और लत पाल ली है, जिन पर तुम मुझे कई बार अपनी डॉक्टरी की सलाह दे चुके हो, होम्स ने कहा। मुझे तुम्हें यहां देखकर हैरानी हुई, मैंने कहा, पर उतनी नहीं जितनी मुझे तुम्हें देखकर हुई। मैं यहां एक दोस्त को ढूंढने आया था, मैंने बताया। और मैं एक दुश्मन को, होम्स ने कहा। दुश्मन? मैंने पूछा।
हाँ, मेरा दुश्मन ये कह सकते हैं कि मेरा शिकार मैं एक अजीब मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ वॉटसन, और उन नशेड़ियों के बड़बड़ाने में कोई क्लू ढूंढ रहा था। अगर मुझे यहाँ कोई पहचान लेता तो मेरी लाइफ की कीमत घंटे भर की अफीम की कीमत से ज्यादा होत। लश्कर जो ये बार चलाता है मुझसे बदला लेने की कसम खा चुका है। उस अड्डे के पीछे एक चोर दरवाजा है और अंधेरी रातों में वहां से क्या क्या गुजरा है उसके बारे में मेरे पास बहुत कहानियां हैं, होम्स ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? लाशें? मैंने कहा। हाँ, लाशें। अगर उस अड्डे में हुए हर खून के लिए हमें 1000 पाउंड मिलते तो हम बहुत अमीर होते। नदी के किनारे इससे खतरनाक खूनी जगह और कोई नहीं, और मुझे डर है सेंट क्लेयर यहां आया तो पर शायद कभी निकला नहीं। हमारी बग्गी यही कहीं होगी। उसने दांतों के बीच 2 उंगलियां दबाकर एक तीखी सी सीटी बजाई। कुछ दूर से जवाब में सेम सीटी की आवाज सुनाई दी, और फिर घोड़ा गाड़ी की आवाज अंधेरे को चीरती जा रही थी। तुम मेरे साथ चलोगे ना वॉटसन? होम्स ने पूछा। मैंने कहा, अगर मेरी जरूरत हो तो। होम्स ने कहा, एक भरोसेमंद दोस्त की हमेशा जरूरत होती है, और इन सब के बारे में लिखने वाले की उसे भी ज्यादा। सीडर्स में मेरे कमरे में डबल बेड है। सीडर्स? मैंने पूछा। हाँ, वो सेंट क्लेयर का घर है। जब तक इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी मैं वहीं रहूंगा, होम्स ने कहा। ये कहा है? मैंने पूछा। ली के पास कैंट में, यहां से 7 मील दूर, होम्स ने कहा। पर मुझे तो इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने पूछा। होम्स ने कहा, बेशक, लेकिन तुम्हें अभी सब पता लग जाएगा। यहां ऊपर आओ, जॉन, यहां से आगे तुम्हारी जरूरत नहीं। ये पैसे लो, कल मेरा इंतजार करना 11 बजे। होम्स ने चाबुक चलाई और हम सुनसान सड़क पर बढ़ निकले। बाद में सड़क धीरे धीरे चौड़ी होती गई। फिर हम एक पुल पर उड़ान भर रहे थे और नीचे नदी बह रही थी। आगे ईंट पत्थरों से बनी खामोश इमारतें खड़ी थीं और उस सन्नाटे को कभी किसी पुलिस वाले के कदमों की आहट या रात को मस्ती करते हुए वापस आते लोगों का शोरगुल चीर रहा था। एक सुस्त लहर आसमान में धीरे धीरे बह रही थी और बादलों के बीच में 1-2 तारे टिमटिमा रहे थे। होम्स बिना कुछ कहे गाड़ी चलता रहा। उसका सिर नीचे छाती तक झुका हुआ था। वो किसी गहरी सोच में था और मैं उसके बगल में उत्सुक बैठा था ये जानने के लिए कि इस बार क्या माजरा था जिस पर होम्स इतनी बारीकी से काम कर रहा है, पर उसका ध्यान भंग करने से डर रहा था। हमने कई मील की दूरी तय कर ली थी और शहर से दूर बने बंगलों के किनारे पहुंचने लगे थे जब होम्स ने खुद को हिलाया, अपने कंधों को उचकाया और इस भावना के साथ अपने पाइप को जलाया जैसे उसने खुद को संतुष्ट कर लिया हो कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा था। वॉटसन, तुम में चुप रहने की खासियत है जिसकी वजह से तुम बड़े अच्छे दोस्त हो। मैं बहुत रिलैक्स्ड हूं कि मैं किसी से बात कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा हूं कि उस छोटी सी औरत से क्या कहूंगा जो मुझे दरवाजे पर मिलेगी। होम्स, तुम भूल रहे हो कि इस मामले में मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता। मेरे पास तुम्हें कुछ ही टॉपिक्स बताने का टाइम है। ये बहुत ही आसान मामला लगता है, फिर भी मेरे पास आगे बढ़ने का कोई सुराग नहीं है। मैं तुम्हें सब साफ साफ बताता हूं, शायद तुम मुझे कुछ हेल्प कर पाओ, होम्स ने कहा। बोलो, मैंने पूछा। होम्स ने बताना शुरू किया। कुछ साल पहले मई 1884 में यहां ली में नेविल स्ट्रीट नाम के बहुत भले इंसान आए थे हैं जिनके पास काफी पैसा था। उन्होंने बहुत बड़ा बंगला खरीदा और ऐशो आराम से रहने लगे। धीरे धीरे उनके दोस्त बनते गए। 1887 में उन्होंने शादी कर ली। अब उनके 2 बच्चे हैं। उनका कोई खास काम नहीं था, पर कई कंपनियों में उन्हें दिलचस्पी थी। वह हर सुबह शहर जाते और 5:14 पर कैनन स्ट्रीट से वापस आते थे। सेंट क्लेयर अब 37 साल के हैं, आदतों के मामले में बैलेंस्ड, अच्छे पति, प्यार करने वाले पिता और अपने मिलने वालों में काफी लोकप्रिय हैं, और हाँ, उन पर सिर्फ 88 पाउंड का खर्च है, जबकि उनके बैंक में 200 पाउंड है।
यानी उन्हें कोई फाइनेंशियल परेशानी नहीं है। पिछले सोमवार मिस्टर स्ट्रीट शहर के लिए रोड से थोड़ा जल्दी निकले, ये कहकर कि उन्हें 2 जरूरी काम हैं और वो लौटते हुए अपने बेटे के लिए ईंट का खिलौना लेते आएंगे। इत्तेफाक से उसी दिन उनकी वाइफ को एक टेलीग्राम मिला कि एक महंगा पार्सल उनके लिए एबरडीन शिपिंग कंपनी के ऑफिस में आया है। वह इस पार्सल के इंतजार में भी थी। ये ऑफिस फ्रेस्नो स्ट्रीट पर है, जो कि अपर स्वंदम लेन तक जाती है, जहां आज हम थे। मिसेस स्ट्रीट दोपहर के खाने के बाद शहर के लिए निकल गई। कुछ शॉपिंग के बाद शिपिंग कंपनी के दफ्तर से अपना पार्सल उठाया और ठीक 4:35 को स्वंदम होते हुए स्टेशन जा रही थी। तुम्हें अब तक सब समझ आया? होम्स ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा। तुम्हें याद होगा कि सोमवार को कुछ ज्यादा ही गर्मी थी। मिसेस स्ट्रीट धीरे धीरे चल रही थी, इधर उधर देखते हुए बग्गी के इंतजार में। उन्हें ये जगह जरा भी पसंद नहीं थी। अचानक उन्हें हैरानी भरी चीख सुनाई दी। अपने पति को ऊपर की खिड़की से बाहर झांकता देख वह हक्की बक्की हो गई। वह खिड़की के नीचे उसे देख रहा था, मानो उसे बुला रहा हो। खिड़की खुली हुई थी। मिसेस स्ट्रीट ने अपने पति का चेहरा साफ साफ देखा। उनके अनुसार वह बहुत उत्तेजित लग रहा था। पत्नी को देखते ही उन्होंने अपने हाथ जोर से हिलाए और फिर खिड़की से गायब हो गए, मानो किसी ने उन्हें खिड़की से पीछे खींच लिया हो। एक बात जो कि वाइफ होने के नाते उन्होंने नोट की, वो ये कि उनके पति ने कोई कॉलर या टाई नहीं पहनी थी, बस वही गहरे रंग का कोट पहना हुआ था जो सुबह पहनकर निकले थे। उन्हें लगा जरूर कुछ गड़बड़ है और वह दौड़कर उस घर में घुसी। वह वही अफीम खाना था जहां आज तुम मिले। उन्होंने सीढ़ियों से पहली मंजिल जाने की कोशिश की तो नीचे लसकर वह बदमाश जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वह मिल गया और उसने अपने एक और आदमी की मदद से उन्हें वापस सड़क पर धकेल दिया। बहुत घबराहट और किसी अनहोनी के डर से मिसेस स्ट्रीट गली में नीचे भागी। लकीली उन्हें कई कांस्टेबल्स मिल गए और एक इंस्पेक्टर जो उसी समय अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स उनके साथ वापस आए और लश्कर के रोके जाने के बावजूद उस कमरे तक पहुंच गए जहां मिस्टर स्ट्रीट को देखा गया था। वहां उनका नामोनिशान भी नहीं था। पूरी मंजिल खाली थी सिवाय एक लंगड़े बिगड़े चेहरे वाले अभागे के जो यही रहता है। उसने और लश्कर ने कसम खाई कि कमरे में और कोई नहीं था। उन्होंने इतनी सच्चाई से कसम खाई, इंस्पेक्टर को एक पल के लिए लगा कि मिसेस स्ट्रीट को धोखा हुआ होगा। तभी मिसेस स्ट्रीट ने हैरानी से चिल्ला कर मेज पर एक बक्सा उठाया। उसे खोलते ही बच्चों के खिलौने की ईंटें मिली, वही जो मिस्टर स्ट्रीट ने अपने बेटे के लिए लाने का वादा किया था। इस बात से उस लंगड़े के चेहरे की घबराहट देखकर इंस्पेक्टर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। कमरे को ध्यान से इन्वेस्टिगेट किया गया। आगे का कमरा साधारण सा बैठक की तरह था। पीछे का सोने का कमरा घाट की ओर है। घाट और कमरे की खिड़की के नीचे एक बहुत तंग जगह है जो वैसे तो सूखी रहती है, पर ज्वार के पानी बढ़ने से कम 4.5 फुट तक पानी वहां भर जाता है। कमरे की खिड़की चौड़ी है और नीचे से खोली जा सकती है। जांचने पर वहां खून के निशान मिले और कई बूंदे लकड़ी के फर्श पर भी। आगे की कमरे में पर्दे के पीछे मिस्टर स्ट्रीट के कोट को छोड़कर उनका सब सामान मिला। कपड़े मिले, बूट, मोजे, हैट, घड़ी। कपड़ों को देखकर नहीं लगा कि कोई मारपीट हुई होगी। खिड़की के अलावा कमरे से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो वो वहीं से निकले होंगे। ज्वार पूरी जोर से उमड़ रहा था और खून के धब्बे देखकर ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह तैरकर खुद को बचा पाए होंगे। अब उन बदमाशों पर आते हैं जिन पर इस घटना का पूरा शक है। लश्कर की तो हिस्ट्री ही काली है, पर मिस स्ट्रीट के अनुसार उसके पति के खिड़की से दिखने के कुछ सेकंड में वो सीढ़ियों के नीचे थी और वहां लश्कर ने उन्हें रोका जब उन्होंने बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की, तो इस हिसाब से वह सिर्फ साथ देने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसने उस मामले में कोई जानकारी ना होने से साफ इनकार कर दिया।
उसके अनुसार उसे ह्यू बून के काम के बारे में और मिस्टर सेन क्लेयर के कपड़े कमरे में कैसे आए इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अब उस लंगड़े पर आते हैं जो वो अफीम खाने के दूसरे माले पर रहता है, जिसने शायद आखिरी बार मिस्टर स्ट्रीट को देखा। उसका नाम ह्यू बून है और उसके बिगड़े हुए चेहरे को स्टेशन जाने वाले सभी लोग जानते होंगे। वह एक भिखारी है, पर पुलिस से बचने के लिए माचिस कैंडल्स बेचने का नाटक करता है। थ्रेड नीडल स्ट्रीट के लेफ्ट साइड दीवार, जहां वह रोज माचिस लेकर बैठता है। सामने पड़ी टोकरी में आते जाते लोग भीख डालते जाते हैं। मैंने भी इसे कई बार देखा है पर बातचीत नहीं की। उसकी शक्ल ऐसी है कि किसी की नजर उस पर न पड़े ऐसा हो नहीं सकता। लाल रंग के बाल, बुरा और चेहरे को भद्दा बनाता चोट का निशान, जहां चमड़ी के सिकुड़ने से ऊपर का होड़ मुड़ गया है, तीखी गहरी आंखें। उसका चेहरा किसी भी आम भिखारी से अलग ही दिखाई देता है और उसकी तेज जुबान भी। हर आते जाते भीख देने वाले को वह कुछ ना कुछ जवाब जरूर देता है। तो ये आदमी था जिसने अफीम खाने के ऊपर के माले पर मिस्टर स्ट्रीट को आखिरी बार देखा था। पर एक लंगड़ा, मैंने कहा, एक लंगड़ा एक जवान हेल्दी आदमी पर कैसे हावी हो सकता है? वह बस लंगड़ा कर चलता है, जबकि दूसरों के मुकाबले में वह काफी पावरफुल है। आपने अपने डॉक्टरी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब किसी का एक पार्ट कमजोर होता है तो वह अपने दूसरे पार्ट में मजबूत होता है, होम्स ने कहा। ठीक है, आगे कहिए, मैंने कहा। खिड़की पर खून के बूंद देख मिसेस स्ट्रीट बेहोश हो गई। उन्हें पुलिस ने गाड़ी से घर भेज दिया। इंस्पेक्टर बल्टन, जिसे केस की जिम्मेदारी दी गई, उसने सारी जगह को फिर से सही से देखा पर और कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उसने एक गलती की, ह्यू बून को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया और उसे कुछ मिनट उस बदमाश लश्कर से बात करने का चांस मिल गया, पर यह गलती को जल्दी सही किया गया। उसके शर्ट की राइट बाजू पर खून के निशान मिले। उसने कहा कि उसकी रिंग फिंगर पर चोट लगने की वजह से है और उसके अनुसार खिड़की पर खून के निशान भी इसी वजह से है। उसने साफ मना कर दिया कि उसने कभी भी मिस्टर स्ट्रीट को देखा है और कहा कि वह औरत या तो पागल है या उसे कुछ धोखा हुआ है। उसने काफी हाथापाई की और शोर मचने के बाद उसे जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर कुछ और देर वहां रुका रहा, नदी के पानी थमने के इंतजार में, जिससे खिड़की के बाहर कुछ और सुराग मिल जाए। सुराग मिला तो पर वो नहीं जिसका डर था। पानी उतरने पर वहां नेविल सेंट क्लेयर का कोट मिला, पर वो खुद नहीं। और सोच सकते हो उस कोट की जेबों में क्या था? होम्स ने पूछा। नहीं, बताओ, मैंने पूछा। मुझे नहीं लगता तुम सोच भी सकते हो। जेबों में सिक्के थे, 421 अठन्नियां, 270 चवन्नियां। हैरानी की बात नहीं है ये कि पानी उसे बहा नहीं ले जा सका, पर एक इंसानी शरीर की अलग बात है। घाट और घर के बीच पानी का तेज भंवर है। अनुमान ये है कि कोट अपने वजन की वजह से शरीर से उतर गया, पर लाश नदी के बहाव और भंवर ने खींच ली। होम्स ने कहा। पर बाकी सब कपड़े तो कमरे में ही थे, क्या शरीर पे सिर्फ कोट होगा? मैंने पूछा। नहीं, पर कुछ अनुमान तो लगाया जा सकता है। मान लो बून ने नेविल स्ट्रीट को खिड़की से नीचे फेंका हो, ऐसा करते हुए उसे किसी ने नहीं देखा हो। फिर वो क्या करेगा? उसे सारे कपड़े भी वहां से गायब करने होंगे। वह कोट उठाएगा और उसे फेंकने ही वाला होगा कि उसे ध्यान आएगा कोट तो पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा। उसके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि नीचे वो औरत सीढ़ियों से ऊपर आने की कोशिश कर रही है। और शायद लास्कर ने उसे पहले ही अलर्ट कर दिया था कि पुलिस भी आ रही है। उसके पास गंवाने के लिए एक भी पल नहीं है। उसने वही कहीं भीख से इकट्ठे किए हुए सिक्के संभाल कर रखे हैं। वह उन सिक्कों को कोट में भरता है, जिससे कोट पानी में डूब जाए। वह बाकी कपड़ों के साथ भी वही करता अगर पुलिस उसी समय ना अंदर आ जाती, होम्स ने कहा। मुझे तुम्हारा अंदाजा सही लग रहा है, मैंने कहा। जब तक कुछ और समझ नहीं आता इसी पर काम करते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, बून को गिरफ्तार कर लिया गया है,
पर उसके खिलाफ पिछला कोई अपराध दर्ज नहीं है। वह सालों से भिखारी है, पर और कोई गड़बड़ नहीं, ये मामला है। अब जो सवाल जिनका जवाब ढूंढना है वो है कि नेविल सेंट क्लेयर उस अफीम खाने में क्या कर रहा था, उसके साथ क्या हुआ, और वह अब कहाँ है, और उसके गायब होने में HYU बून का क्या हाथ है। मुझे याद नहीं कि मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा केस कभी आया हो जो देखने में बिल्कुल आसान हो, पर हो इतना पेंचीदा, होम्स ने कहा। जब तक होम्स मुझे ये केस समझा रहा था हम शहर के बाहर आ गए और हम 2 गांव भी पार कर चुके थे। हम ली के बाहरी इलाके में हैं, मेरे साथी ने कहा। हमने अपनी छोटी ड्राइव में 3 अंग्रेजी काउंटियों को पार किया, मिडलसेक्स में शुरू कर साड़ी के एक कोने से गुजरे जो केंट में खत्म हुआ। पेड़ों के बीच वो रोशनी देखो, वह द सीडर्स, और लैंप के बगल में एक औरत बैठी है जिसके बेचैन कानों ने अब तक हमारे घोड़े के पैरों की आहट सुन ली होगी। पर तुम ये केस बिकर स्ट्रीट से क्यों नहीं संभाल रहे? मैंने पूछा। क्योंकि मुझे यहां काफी पूछताछ करनी है। मिसेस स्ट्रीट ने मुझे यहां रहने के लिए 2 कमरे दिए हैं, तुम बेफिक्र रहो, मेरा कोई भी फ्रेंड और कोलीग यहां आराम से रह सकता है, पर मैं उनसे मिलने पर आंख नहीं मिला पा रहा जब तक मेरे पास उनके पति की कोई खबर ना हो। ये लो। हम पहुंच गए, होम्स ने कहा। हम एक बड़े से बंगले के सामने पहुंच गए थे। अस्तबल से एक लड़का घोड़ों को संभालने के लिए हमारी ओर भागा। हम दरवाजे तक पहुंचे तो एक छोटी सी सुनहरे बालों वाली महिला वहां खड़ी थी। उसका एक हाथ दरवाजे पर था और एक उत्सुकता में आगे बढ़ा हुआ था। शरीर आगे की ओर थोड़ा झुका हुआ था। चेहरे, आंखें और खुले हुए होठों पर उम्मीद और सवाल एक साथ। 2 लोगों को आता देख उसके मुंह से उम्मीद की एक चीख निकली जो मुझे देखकर जल्द ही एक आह में बदल गई। कोई अच्छी खबर? उसने पूछा। नहीं, मैंने कहा। कोई बुरी खबर? उसने फिर पूछा। नहीं, मैंने कहा। भगवान का शुक्र है, लेडी ने कहा। आइए अंदर, आप थक गए होंगे। ये मेरे दोस्त डॉक्टर वॉटसन हैं, ये कई केस में मेरे बहुत काम आए हैं और आज लकीली मैं इन्हें अपने साथ इस मामले में मेरी हेल्प के लिए लाया हूं, होम्स ने कहा। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुश हुई, उस औरत ने प्यार से हाथ मिलाते हुए कहा। यहाँ के इंतजाम में कुछ कमी हो तो उम्मीद करती हूं आप बुरा नहीं मानेंगे, हम पर अचानक से बहुत ही बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। लेडी ने कहा। मैडम, मैं पुराना फौजी हूं और नहीं भी होता तो देख सकता हूं कि शिकायत की कोई वजह ही नहीं है। अगर मैं आपके या अपने दोस्त के कुछ भी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने कहा। हम खाने के लिए रोशनी से जगमाते कमरे में पहुंचे। मिस्टर होम्स, मैं आपसे 2 सवाल सीधे सीधे पूछना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं आप मुझे सही जवाब देंगे। लेडी ने कहा। बिल्कुल मैडम, होम्स ने कहा। आप मेरी फीलिंग्स की चिंता मत कीजिए, मैं ना तो बेहोश होंगी और ना आपे से बाहर। मैं सिर्फ आपकी सच्ची, बिल्कुल सच्ची राय जानना चाहती हूं, लेडी ने कहा। किस बारे में? होम्स ने पूछा। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आपको क्या लगता है नेविल जिंदा है? लेडी ने पूछा। होम्स इस सवाल से शर्मिंदा हो गया। सच कहिए, लेडी ने पूछा। सच कहूं मैडम तो नहीं, होम्स ने कहा। आपको लगता है वह मर चुका है? लेडी ने कहा। जी, होम्स ने कहा। उसका खून हुआ है? लेडी ने पूछा। ये मैं नहीं कह सकता पर शायद हाँ, होम्स ने कहा। और उसकी मौत किस दिन हुई होगी? लेडी ने पूछा। सोमवार को, होम्स ने कहा। तो मिस्टर होम्स, आप मुझे समझाएंगे कि मुझे आज अपने पति का लेटर कैसे मिला है? लेडी ने पूछा। होम्स अपनी कुर्सी से उछल पड़ा जैसे उसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। क्या? वह चिल्लाया। जी हां, वो औरत एक कागज का टुकड़ा हाथ में लिए मुस्कुरा रही थी। क्या मैं देख सकता हूं? होम्स ने कहा। जरूर,
लेडी ने कहा। एक्साइटमेंट में उसने उनके हाथ से वह लेटर छीन लिया और उसे मेज पर रख कर ध्यान से लाइट में उसको इन्वेस्टिगेट करने लगा। मैं भी अपनी कुर्सी छोड़कर उसके कंधे के पास से झांक रहा था। लेटर का लिफाफा मोटे कागज का था और उस पर ग्रेव सैंड के डाक खाने की मोहर लगी थी। डेट उसी दिन की थी। काफी मोटी राइटिंग है, होम्स बुदबुदाया। यह आपके पति की हैंडराइटिंग तो नहीं लगती मैडम? नहीं, पर अंदर के लेटर उन्हीं की हैंडराइटिंग में है, लेडी ने कहा। जिसने भी यह लेटर डाला है उसे काफी ढूंढने के बाद एड्रेस मिला होगा, होम्स ने कहा। यह आप कैसे कह सकते हैं? लेडी ने कहा। यह नाम देखिए, ये गहरे काले रंग की इंक से लिखा है। बाकी का एड्रेस हल्का लगभग स्लेटी है, यानी इंक को पेपर पर रखकर सुखाया गया है। अगर नाम और पता एक ही समय लिखे गए होते तो दोनों का रंग एक सा होता। इस आदमी ने पहले नाम लिखा और पता लिखने में थोड़ी देर की, यानी वह पता नहीं जानता था। यह एक छोटी सी बात है, पर छोटी बात ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब लेटर देखते हैं। अरे, इसमें कोई चीज भी थी क्या? होम्स ने कहा। हाँ, मेरे पति की रिंग, लेडी ने कहा। क्या आप यह यकीन से कह सकती हैं कि यह आपके पति की हैंडराइटिंग है? होम्स ने कहा। हाँ, उनकी एक हैंडराइटिंग है, लेडी ने कहा। एक? होम्स ने कहा। जी, बहुत जल्दी में लिखी हुई हैंडराइटिंग। उनकी हैंडराइटिंग ऐसी नहीं है, पर मैं इसे पहचानती हूं, लेडी ने कहा। डियर, डरना मत, सब ठीक हो जाएगा। एक बहुत बड़ी गलती है जिसे ठीक करने में कुछ टाइम लग सकता है। सब्र रखना और इंतजार करना। नॉवेल। पेंसिल से किसी लीफ वाली बुक के पेज पर लिखा गया है। ऑक्टेवो साइज है। कोई वाटरमार्क नहीं है। कागज पर ग्रेवसेंड के पोस्ट ऑफिस में आज डाली गई। जिसने लेटर डाला उसका अंगूठा बहुत गंदा था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई तंबाकू चबाने वाला आदमी होगा, होम्स ने कहा। एक गंदे अंगूठे वाले आदमी द्वारा ग्रेवसेंड के पोस्ट ऑफिस में आज डाला गया। बादल कुछ कुछ छंटने लगे हैं एमआर सेंट क्लेयर, पर खतरा टल गया है, यह मैं अभी नहीं कह सकता, होम्स ने कहा। पर यह तो पक्का है कि वो जिंदा है, लेडी ने कहा। हाँ, अगर इस हैंडराइटिंग में कोई जालसाजी ना हो तो। रिंग कोई सबूत नहीं है, वो तो जबरदस्ती भी ली जा सकती है, होम्स ने कहा। नहीं नहीं, यह उन्हीं की हैंडराइटिंग है, लेडी ने कहा। हाँ, पर ऐसा हो सकता है कि यह लिखी सोमवार को गई थी पर डाक में आज ही डाली गई हो, होम्स ने कहा। OMR होम्स, मेरी उम्मीद मत तोड़ो, मैं जानती हूं वो ठीक हैं। हम दोनों के बीच ऐसा गहरा रिश्ता है कि अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ होता तो मुझे आभास हो जाता। जिस दिन मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था वह बेडरूम में थे और उनकी उंगली में चोट लग गई। मैं उस समय नीचे डाइनिंग रूम में थी, फिर भी किसी डर से तुरंत ऊपर भागी। आपको क्या लगता है कि उनकी छोटी सी चोट का मुझे एहसास होगा पर उनकी मौत का मुझे आभास भी नहीं होगा, मिस स्ट्रीट ने कहा। मैडम, मुझे इतना तो पता है कि अक्सर औरत के मन को होने वाले आभास किसी एनालिटिकल रीजनर के कंक्लूजन से ज्यादा सही होता है, और यह लेटर बहुत बड़ा सबूत है आपके ट्रस्ट के बारे में। पर यदि आपके पति जीवित हैं और आपको लेटर भी लिख सकते हैं तो वो कहाँ हैं? आपसे दूर क्यों हैं? होम्स ने पूछा। मैं कल्पना नहीं कर सकती, ये मेरी सोच से भी बाहर है, लेडी जवाब दिया। और सोमवार को घर से निकलने से पहले उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा? होम्स ने पूछा। नहीं, लेडी ने जवाब दिया। और आप उसे स्वंदम लेन में देखकर दांग रह गई? होम्स ने पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा, लेडी ने जवाब दिया। और खिड़की खुली थी? होम्स ने पूछा। हाँ, लेडी ने जवाब दिया। उन्होंने आपको आवाज दी होगी? होम्स ने पूछा। शायद, लेडी ने जवाब दिया। जहां तक मुझे समझ आया आपके पति ने धीरे से कुछ कहा था,
होम्स ने पूछा। आपने सोचा वह मदद के लिए थी? होम्स ने पूछा। हाँ, उन्होंने अपने अपने हाथ हिलाए थे, लेडी ने जवाब दिया। हो सकता है वह शॉक्ड होकर चिल्लाए आपको अचानक देखकर। होम्स ने पूछा। हाँ, हो सकता है, लेडी ने जवाब दिया। और आपको लगा उन्हें किसी ने पीछे खींच लिया? होम्स ने पूछा। वह अचानक एक पल में गायब हो गए, लेडी ने जवाब दिया। हो सकता है वह खुद पीछे हुए हों। आपने कमरे में किसी और को तो नहीं देखा? होम्स ने पूछा। नहीं, पर वह भयानक आदमी ने माना कि वो वही थे और सीढ़ियों के नीचे वो लक्सर भी तो था, लेडी ने जवाब दिया। बेशक, जहां तक आपने देखा आपके पति नॉर्मल कपड़े में थे? होम्स ने पूछा। हाँ, पर बिना कॉलर और टाई के। मैंने उनके खुले गले को साफ साफ देखा, लेडी ने जवाब दिया। क्या उन्होंने कभी स्वंदम लेन का नाम पहले लिया था? होम्स ने पूछा। कभी नहीं, लेडी ने जवाब दिया। क्या कभी उन्होंने अफीम लेने के कोई साइन दिखाया थे? होम्स ने पूछा। कभी नहीं, लेडी ने जवाब दिया। थैंक यू, मिसेस सेंट क्लेयर। ये कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें मैं बिल्कुल साफ साफ समझना चाहता था। अब हम थोड़ा खाना खाकर अपने कमरे में जाएंगे। कल का दिन बहुत बिजी हो सकता है, होम्स ने कहा। एक बड़े डबल बेड वाले कंफर्टेबल रूम में हमारे लिए इंतजाम किया गया था। उस दिलचस्प रात के बाद मैं बहुत थका हुआ था और तुरंत कंबल में घुस गया, पर होम्स एक ऐसा आदमी था जो कई दिनों तक, कभी कभी तो पूरे हफ्ते भी बिना आराम किए भी रह सकता था अगर वो किसी मामले को सुलझाने में लगा हो। वह प्रॉब्लम के हर पार्ट पर काम करता, हर तरफ से देखता और लगा रहता जब तक कि या तो प्रॉब्लम सुलझ न जाए या उसे यकीन न हो जाए कि उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे यह पता था कि वह अब पूरी रात बैठे रहने की तैयारी कर रहा था। उसने अपना कोट और वेस्ट कोट उतार दिया और एक नीला ड्रेसिंग गाउन पहन लिया था। फिर उसने कमरे में से सारे तकिए इकट्ठे किए और एक दीवान सा बना लिया जिस पर वह पैरों को मोड़कर बैठ गया। उसके सामने तंबाकू का ढेर था और माचिस रखी थी। सोने से पहले कमरे की हल्की रोशनी में मैंने उसे वहां बैठे देखा, होंठों के बीच पाइप लिए नजरें छत पे टिकाए हुए वह पत्थर बना बैठा हुआ था। पाइप से हल्का नीला धुआं निकल रहा था और उसके तीखे नैन नक्श पर रोशनी पड़ रही थी। उसकी एक हल्की सी चीख से मेरी नींद खुली। सुबह की रोशनी कमरे में आ रही थी। होम्स के होंठों के बीच अभी भी पाइप था। कमरे में गहरा धुआं था और उसके सामने रखा तंबाकू का ढेर खत्म हो चुका था। जाग गए वॉटसन? उसने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। सुबह की सैर करने चले? होम्स ने कहा। हाँ बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। तो तैयार हो जाओ, अभी कोई नहीं उठा होगा, पर मैं जानता हूं अस्तबल संभालने वाला लड़का कहाँ सोता है। उसकी आंखों में चमक थी, आवाज में चहक, और वह कल रात के गंभीर आदमी से बिल्कुल अलग लग रहा था। होम्स ने कहा। मैंने तैयार होते हुए घड़ी पर नजर डाली। कोई कैसे उठा होता, अभी तो सुबह के 4:15 ही बजे थे। मैं तैयार हुआ ही था कि होम्स वापस आ गया ये खबर लेकर कि लड़का घोड़ा तैयार कर रहा है। मैं बस अपनी एक थ्योरी को टेस्ट करना चाहता हूं वॉटसन, उसने अपने बूट पहनते हुए कहा। मुझे लगता है वॉटसन कि तुम इस समय यूरोप के सबसे बड़े बेवकूफ के साथ खड़े हो। मुझे यहां से चेयरिंग क्रॉस तक लात मारकर भेज देना चाहिए, पर मुझे लगता है कि इस मामले की चाबी अब मेरे पास है। होम्स ने कहा। और वह कहाँ है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बाथरूम में। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, उसने मेरे चेहरे का भाव देखकर कहा। मैं अभी बाथरूम में गया था, मैंने इसे निकाल लिया है और अब वह इस ग्लैडस्टोन बैग में है। चलो यार, देखते हैं यह चाबी ताले में लगती है या नहीं। हम चुपचाप नीचे गए और बाहर उजाले में आ गए। सड़क पर हमारी घोड़ा गाड़ी तैयार थी। हम उस पर तुरंत चढ़े और लंदन की ओर निकल पड़े। शहर जाती हुई सब्जी की गाड़ियों की कुछ हरकत थी,
पर सड़क के दोनों ओर के बंगले बिल्कुल खामोश और बेजान थे, जैसे किसी सपने में हों। कुछ मामलों में ये बड़ा ही अनोखा केस रहा है, होम्स ने घोड़े को चाबुक के हल्के से वार से तेज आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं मानता हूं अब तक मैं बिल्कुल अंधा था, पर चलो जब जागो तभी सवेरा, होम्स ने कहा। नींद से भरे लोग खिड़कियों में से दिखाई दे रहे थे जब हम सरी से गुजर रहे थे, वॉटरलू ब्रिज से होते हुए नदी पार की और वेलिंगटन स्ट्रीट से राइट होकर बो स्ट्रीट पहुंच गए। होम्स को पुलिस अच्छे से जानती थी और 2 कांस्टेबल ने पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर उसे सलाम ठोका। ड्यूटी पर कौन है? होम्स ने पूछा। इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट। सर, कांस्टेबल ने जवाब दिया। ओह, इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट, कैसे हो तुम? होम्स ने पूछा। एक लंबा हट्टा कट्टा ऑफिसर एक छोटी वाली टोपी और मेंढक जैसे जैकेट पहने पत्थर की सीढ़ियों से नीचे आया। मैं बिल्कुल ठीक हूं मिस्टर होम्स, इंस्पेक्टर ने कहा। मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं, होम्स ने कहा। बिल्कुल। यहां मेरे कमरे में आइए, इंस्पेक्टर ने कहा। हम एक छोटे से ऑफिस जैसे कमरे में थे, जहां मेज पर एक बड़ा सा खाता खुला था और दीवार पर टेलीफोन लगा था। इंस्पेक्टर अपनी मेज पर बैठ गया। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं मिस्टर होम्स? इंस्पेक्टर ने कहा। मैं बून के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जिस पर ली के मिस्टर नेविल स्ट्रीट के गायब होने का केस किया गया है, होम्स ने कहा। हाँ, उसे यहां लाया गया था और पूछताछ के लिए हिरासत में रख लिया गया है, ब्रैडस्ट्रीट ने जवाब दिया। क्या वो यहां है? होम्स ने पूछा। हाँ, वो यहीं है, ब्रैडस्ट्रीट ने जवाब दिया। क्या वह शांत है? होम्स ने पूछा। ओह, उससे कोई परेशानी नहीं है, पर वह बहुत गंदा रहता है, ब्रैडस्ट्रीट ने बताया। गंदा? होम्स ने पूछा। हाँ, हम बड़ी मुश्किल से उसका हाथ धुलवा पाते हैं और उसका चेहरा तो कोयले की तरह काला है। एक बार ये केस पूरा हो जाए तो जेल में उसे अच्छे से नहलाएंगे और उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि मैं सही कह रहा हूं, ब्रैडस्ट्रीट ने बताया। मैं उसे देखना चाहूंगा, होम्स ने कहा। बिल्कुल, इधर से आओ, आप अपना बैग यही छोड़ सकते हैं, ब्रैडस्ट्रीट ने बताया। नहीं, मैं इसे अपने साथ ही रखूंगा, होम्स ने कहा। बहुत अच्छा, इस तरफ आओ, ब्रैडस्ट्रीट ने कहा। वो हमें एक रास्ते के नीचे ले जाया, एक बंद दरवाजा खोला, हम एक घुमावदार सीढ़ी से गुजरे और एक सफेद गलियारे में ले आए। राइट साइड तीसरा दरवाजा उसका है, इंस्पेक्टर ने बताया। उसने दरवाजे में से एक छोटी सी अंदर झांकने वाली खिड़की खोली। सो रहा है, पर आप उसे अच्छे से देख सकते हैं, ब्रैडस्ट्रीट ने कहा। हमने खिड़की से अंदर झांका। कैदी का मुंह हमारी तरफ था और वो गहरी नींद में था। वह मिडिल साइज का आदमी था। उसने पुराने भद्दे और मैले कपड़े पहन रखे थे। जैसा कि पुलिस ने कहा, वो बहुत ही गंदा था, पर गंदगी भी उसकी चेहरे की कुरूपता को छुपा नहीं पा रही थी। एक पुराने घाव का चौड़ा सा निशान उसके आंख से ठुड्डी तक था। घाव के ठीक होने पर चमड़ी सिकुड़ने से एक होंठ ऊपर उठ गया था, जिससे उसके 3 दांत हमेशा दिखते थे और चेहरे पर डरावनापन था। गहरे नारंगी रंग के बालों से माथा और आंखें ढकी हुई थी। काफी खूबसूरत है ना? इंस्पेक्टर ने कहा। इसे सच में सफाई की जरूरत है। मैं अपने साथ कुछ सामान लाया हूं जिससे इसकी हालत सुधर सकती है, होम्स ने कहा, और हमें हैरानी में डालते हुए उसने अपने थैले में से एक बड़ा से स्पंज निकाला। आप बड़े मजाकिया हैं मिस्टर होम्स, इंस्पेक्टर ने कहा। अब आप अगर चुपके से दरवाजा खोलो तो हम इसका हुलिया कुछ सुधार सकते हैं, होम्स ने कहा। क्यों नहीं? ये बो स्ट्रीट सेल्स की कोई शोभा नहीं बढ़ा रहा, इंस्पेक्टर ने कहा और ताले में चाबी घुमाई। हम बिना कोई आवाज किए अंदर घुस गए। सोते हुआ आदमी थोड़ा हिला और फिर करवट लेकर सो गया। होम्स ने पास रखे जग से स्पंज को गीला किया और 2 बार जोर जोर से कैदी के मुंह पर रगड़ा। मैं मिलाना चाहूंगा आप सबको ली के मिस्टर नेविल सेंट क्लेयर से, होम्स चिल्लाया।
मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले ऐसा नहीं देखा था। उस आदमी का चेहरा छिलकर उतर गया जैसे पेड़ के तने से छाल उतरता है। मैला भूरा रंग गायब हो गया, साथ ही वह पुरानी चोट का निशान भी, जिसकी वजह से चेहरा भी इतना डरावना सा लगता था। एक झटके में उलझे हुए बाल भी हाथ में आ गए और बिस्तर पर बैठे, आंखें मलता हुआ आदमी, हल्की रंगत, काले बाल और दिखने में सभ्य था। वह आधी नींद में हैरानी से इधर उधर देख रहा था। तभी अचानक उसे अपनी पोल खुलने का एहसास हुआ और उसने चिल्लाकर अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। भगवान! इंस्पेक्टर चिल्लाया, ये तो सच में वो लापता आदमी है, मैंने उसे फोटो में देखा है। कैदी अब मुड़ गया था उस लापरवाही से जैसे खुद को किस्मत के हवाले कर दिया हो। जो है सो है, उसने कहा। आप बताएंगे मेरा अपराध क्या है? मिस्टर नोवेल स्ट्रीट को गायब करने। ओहो, ये चार्ज तो अब लग ही नहीं सकता, पुलिस ने हंसते हुए कहा। मुझे पुलिस फोर्स में 27 साल हो गए पर ऐसा मामला कभी नहीं देखा। अगर मैं मिस्टर नेविल स्ट्रीट हूं तो ये साफ है, अपराध तो हुआ ही नहीं और मुझे यहां रोकना गैर कानूनी है। अपराध तो नहीं पर बहुत बड़ी गलती जरूर हुई है, होम्स ने कहा। तुम अपनी पत्नी पर भरोसा करते तो अच्छा होता। पत्नी नहीं बच्चे, कैदी दुआक से बोला। भगवान मेरी मदद करो, मैं नहीं चाहता कि उन्हें अपने पिता की वजह से शर्मिंदा होना पड़े। हे भगवान, अब तो सब बात खुल जाएगी, मैं क्या करूं? होम्स उसके बगल में बैठ गया और सहानुभूति से उसका कंधा थपथपाया। अगर ये मामला अदालत तक जाता है तो बात फैलने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी ओर अगर तुम पुलिस को ये यकीन दिला दो कि तुम्हारे खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं तो यह बात अखबारों तक पहुंचे तो इसकी कोई वजह नहीं है। तुम जो भी बताओगे उसकी रिपोर्ट इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट ऊपर भेज देंगे और केस अदालत तक पहुंचेगा ही नहीं, उसने कहा। भगवान आपका भला करे, कैदी ने रोकर कहा। मैं कैद झेल लेता, मौत तक की सजा झेल लेता, पर अपने परिवार, अपने बच्चों पर इसका दाग नहीं चाहता। उसने बताना शुरू किया। आप पहले लोग हैं जिन्हें मैं ये राज बता रहा हूं। मेरे पिता चेस्टरफील्ड में स्कूल के मास्टर थे। मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन मिली। जवानी में मैं काफी जगह घूमा, नाटकों में काम किया, फिर लंदन में एक अखबार के लिए लिखने लगा। एक दिन मेरे एडिटर ने मुझे शहर के भिखारी के ऊपर लिखने को कहा। मैं तैयार हो गया और यही से मेरे जीवन में नया मोड़ आया। भिखारियों पर लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका था खुद भीख मांग कर देखना। नाटक करते समय मैंने मेकअप के सारे राज सीख लिए थे और मैं अपने हुनर के लिए जाना जाता था। अब मैंने इसका फायदा उठाया। मैं अपना चेहरा जितना दयनीय बना सकता था उतना बनाया। एक चोट का निशान चेहरे की एक तरफ चिपकाया और एक प्लास्टर से होठ को ऊपर मोड़ लिया। फिर लाल बालों की विग और भिखारी के कपड़े पहनकर मैं शहर के बिजनेस सेंटर के पास बैठने लगा। देखने से माचिस बेचने वाला लगता था पर असल में भिखारी था। मैंने 7 घंटे काम किया और शाम को जब घर लौटा तो हैरान हो गया कि मेरे पास 26 एस थे। मैं अपने आर्टिकल लिखता रहा और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। एक बार मुझे मेरे दोस्त का 25 पाउंड उधार वापस देना था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये पैसे कहां से लाऊंगा। तभी एक आइडिया मेरे दिमाग में आया। मैंने उस दोस्त से कुछ दिन का समय मांगा और काम से छुट्टी ली और भेष बदलकर शहर में भीख मांगने के लिए बैठ गया। 10 ही दिन में मैंने कर्ज चुका दिया। आप समझ सकते हैं, इसके बाद हफ्ते के 2 पाउंड और कड़ी मेहनत वाले काम पर वापस जाने में तकलीफ होती, जबकि इतना मैं एक दिन में बस चेहरे पर रंग लगाकर और एक जगह बैठकर कमा सकता था। सेल्फ रिस्पेक्ट और पैसों की ये लड़ाई लंबी चली पर अंत में जीत पैसे की हुई। मैंने अखबार का काम छोड़ दिया और अपनी उस जगह पर बैठने लगा। मेरे भयानक चेहरे पर सबको दया आती थी और मेरी जेब सिक्कों से भरने लगी। मेरा राज सिर्फ एक आदमी जानता था। वो था स्वंदेम लेके एक अड्डे का मालिक। मैं रोज सुबह वहां से भिखारी के रूप में निकलता और शाम को वापस अच्छे पहनावे से अपने असली रूप में आ जाता। मैं लश्कर को उसके कमरे को इस्तेमाल करने के लिए अच्छे पैसे देता था,
इसलिए मुझे पता था कि मेरा राज सुरक्षित है। खैर, बहुत जल्द ही मेरे पास काफी पैसा आने लगे। मैं ये नहीं कहता कि लंदन का हर भिखारी साल के 700 पाउंड कमा सकता है, जो कि मेरी एवरेज इनकम से कम है, पर मेरे पास मेकअप और हाजिर जवाबी का हुनर था जिसमें कुछ प्रैक्टिस से सुधार आ गया था और अर्निंग भी बढ़िया हो गई और शहर में मेरी एक पहचान बनने लगी। सारे दिन मुझ पर सिक्कों की बारिश होती। कोई बुरा ही दिन होता जिस दिन मैं 2 पाउंड भी नहीं बटोर पाता था। जैसे जैसे मैं अमीर होने लगा, मेरा लालच बढ़ता गया। मैंने घर खरीद लिया, शादी कर ली और किसी को मेरे असली काम का शक भी नहीं था। मेरी प्यारी वाइफ को बस ये पता था कि मैं काम के लिए शहर जाता हूं, लेकिन उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो क्या था। पिछले सोमवार मैंने अपना काम खत्म किया और अफीम खाने के ऊपर वाले कमरे में कपड़े बदल रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो अपनी पत्नी को देखकर शॉक्ड और हैरान रह गया। वह सड़क पर खड़ी ही नहीं थी, बल्कि उसकी नजरें सीधी मुझ पर टिकी हुई थी। मैं हैरानी से चिल्लाया और अपने हाथ से चेहरा छुपाने की कोशिश की और भागकर लश्कर से मिन्नत की कि वो किसी को भी ऊपर ना आने दे। मुझे अपने वाइफ की आवाज नीचे सुनाई दी, पर मैं जानता था कि वो सीढ़ी से ऊपर नहीं चढ़ सकती थी। मैंने जल्दी से अपने कपड़े उतार फेंके और भिखारी के कपड़े फिर से पहन लिए और विग और मेकअप लगा लिया। एक वाइफ की आंखें भी इतने बढ़िया वेश को पहचान नहीं पाई, पर फिर मुझे याद आया कि हो सकता है कि कमरे की तलाशी ली जाए, कहीं मेरे कपड़े मेरी पोल न खोल दें। मैंने पूरा जोर लगाकर खिड़की खोल दी, पर जल्दबाजी में मेरी उंगली पर सुबह ही लगा छोटा सा घाव खुल गया। फिर मैंने अपना कोट उठाया जो तांबे के सिक्कों के वजन की वजह से भारी हो गया था, जिसे मैंने उस चमड़े के बैग से डाला था जिसमें मैं अपना सामान रखता था। मैंने कोट को खिड़की से बाहर उछाल दिया जो थेम्स नदी में ओझल हो गया। बाकी कपड़ों के साथ भी मैं ऐसा ही करता कि तभी कमरे में पुलिस आ गई और मुझे पता चला, या मैं मानता हूं कि मुझे इस बात का सुकून था कि मेरी पोल खुलने की बजाय मुझे अपने ही खून के शक में गिरफ्तार किया गया। मुझे नहीं लगता अब बताने के लिए और कुछ बचा है। यही मेरी कहानी है। मैं अपना राज बनाए रखना चाहता था, इसलिए अपना मुंह नहीं धो रहा था। मैं जानता था कि मेरी वाइफ बहुत परेशान होगी। मैंने अपनी अंगूठी को चुपके से निकाला और जब कोई कांस्टेबल नहीं देख रहा था उसे लश्कर को दे दिया। इसके साथ ही जल्दी जल्दी घसीटा मारकर लिखा गया एक नोट भी दिया जिसमें मैंने लिखा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो लेटर उसे कल ही मिली थी, होम्स ने कहा। हे भगवान, उस हफ्ते में उस पर क्या बीती होगी, मिस्टर स्ट्रीट ने कहा। पुलिस लश्कर पर नजर रखे हुई थी, इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट ने कहा। हो सकता है उसके लिए बिना नजर में आए लेटर डालना मुश्किल था, शायद इसलिए वह समय से ना भेज पाया हो। मुमकिन है उसने अपने किसी सेलर कस्टमर को लेटर दिया हो जो इसे डाक में डालना भूल गया हो। यही बात थी, होम्स ने कहा, लगभग सिर हिलाते हुए। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या कभी भीख मांगने के लिए तुम पर मुकदमा नहीं चलाया गया? बहुत बार। पर मेरे लिए जुर्माना देना क्या बड़ी बात थी, मिस्टर स्ट्रीट ने कहा। लेकिन अब यह सब बंद करना होगा, इंस्पेक्टर ने कहा। अगर यह मामला यहीं दबाना है तो HYU बून को भी जाना होगा। मैं यह सब छोड़ने की कसम खा चुका हूं, मिस्टर स्ट्रीट ने कहा। ठीक है, तो फिर इस मामले में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंस्पेक्टर ने कहा। पर अगर तुम फिर दिखाई दिए तो सारी कहानी बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर होम्स, ये मामला सुलझाने के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। काश मैं समझ पाता कि आप अपने नतीजे पर कैसे पहुंचते हैं। मैं इस नतीजे तक पहुंचा, मेरे दोस्त ने कहा, बस 5 तकियों पर बैठकर और जरा सी तंबाकू की मदद से। मुझे लगता है वॉटसन कि अगर हम अभी बेकर स्ट्रीट के लिए निकले तो नाश्ते। Here the end of the adventure. 6th. Stay tuned for more series.